Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज तो बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट से आप सभी भरे होंगे क्योंकि है दिवाली। सो वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली के लिए। आप सभी लोग अपने कामों में कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे या आप अपनी दिवाली को सेलिब्रेशन के लिए पूजा की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग पटाखे लेकर के आ रहे होंगे, बट हैव अ सेफ दिवाली। वो कहते हैं ना कि जो दिवाली होती है ना वो कहीं ना कहीं एक तरीके की आपकी लाइफ में लाइट लेकर के आती है, एक प्रकाश लेकर के आती है जो आपकी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होती है। तो इसी दिवाली से आप अपनी जो एम है उसकी शुरुआत करें और आगे बढ़ें। मेरी तरफ से आप सभी को अगेन हैप्पी दिवाली, आपके फैमिली को, आपको, आपके फ्रेंड्स को, सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। स्टार्ट करते हैं सेशन में जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि दिवाली में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर मिलेगा। सो हियर इज योर स्पेशल वीडियो ऑन दिवाली दैट इज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम दिवाली में क्या कहते हैं हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे। सो हियर इज अ दिवाली स्पेशल फॉर यू ऑल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते थे मेरे पास कि मैम टोन कैसे पहचाने, सेंट्रल आइडिया पहचाने में बड़ा दिक्कत होती है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं और कैसे कैसे तरीके की टोन पूछी जाएगी हमें तो याद ही नहीं होता, या मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं जो सेशन लेकर के आई हूं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो उसका टाइटल और मेन आइडिया पे बेस्ड होगा। राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वो चीजें हम सीखेंगे जो बेस्ड होगा उनके टाइटल पे कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द टाइटल ऑफ द पैसेज एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, कि मेन आइडिया कैसे पैसेज का मिल सकता है हमें, हम कैसे पहचाने कि जो हमारे सामने पैसेज है हम उसका आइडिया कैसे लगाएंगे, व्हाट विल बी द सेंट्रल आइडिया फॉर दैट पैसेज, व्हाट विल बी द टाइटल फॉर दैट पैसेज। क्योंकि हमें लगता है कि ये टाइटल सही है, एग्जामिनर ने हो सकता है उसको रॉन्ग कर दिया। सो बेसिकली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड इन आवर माइंड कि व्हाट वी आर थिंकिंग इज राइट, है ना। सो बेसिकली वी हैव टू जस्ट आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। जो ऑथर जो लिखते हैं, जो पैसेज जिन पे बेस्ड है, तो हमारे से इसलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, जो बैंकिंग के एग्जाम में आता है वो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑथर्स टोन ऑफ द पैसेज या इन द पैसेज। राइट, या तो टोन ऑफ द पैसेज, और टोन ऑफ द पैसेज का भी इनबिल्ट मतलब ही यही होता है कि ऑथर की टोन क्या है। ठीक है, फिर मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अब राइटर या ऑथर जो पैसेज जिन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है उनका आइडिया क्या रहा होगा, उनका टाइटल क्या हो सकता है, किस पर बेस्ड है ये पूरी चीजें, तो इसका जिस्ट हमें निकालना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं कि कुछ हमारे पास अगर टिप्स मिल जाएं और ट्रिक्स मिल जाएं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए बहुत ईजी है कि नहीं? यस और नो? सो रेडी, आप सभी रेडी हो जाइए। आप लोगों की जो मुश्किलें हैं वो आसान होने वाली हैं विद दिस कंसेप्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट हाउ टू रिकॉग्नाइज द मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया और टाइटल ऑफ द पैसेज। सो फर्स्ट वन, यू हैव टू एनालाइज द स्टाइल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर IBPS PO एग्जाम। जो आपका मेंस का एग्जाम आने वाला है ये आपको टारगेट भी करेगा, SBI PO के अलावा आपको इसमें टारगेट भी करेगा आपके SBI एग्जाम के लिए, राइट, जो आपके आगे आने वाले हैं, और एनी बैंकिंग एग्जाम you can follow this, the styles of reading comprehension, ki in which style these kind of reading comprehension have been asked in the previous exams, so that you can get an idea that how to recognize the title of the passage in further exams. तो आगे आने वाले एग्जाम्स में हम कैसे करेंगे, उसको आज हम पढ़ेंगे। So are you all ready? Just raise your hand in the chat box so that we can start further and we can go through the styles of reading comprehension. Start करें। So first style is narrative। जो पहली स्टाइल है वो क्या है? नरेटिव है। ठीक है, नरेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा नरेशन होता है। मीन्स सच अ स्टाइल इज एसोसिएटेड विद कंटेंट फ्लोइंग इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। जो सीक्वेंस ऑर्डर में चली जा रही, बस नरेशन एक जैसे हम नहीं करते हैं कि अपनी बात को बस कहे चले जा रहे हैं।
right? It is usually written in the first person and personal account of an individual. मतलब जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, वो इट इज यूजुअली रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. सिर्फ फर्स्ट पर्सन के बारे में अपनी बात बोले चले जा रहे हो किसी भी पैसेज में. इट मे और मे नॉट ब्रिंग आउट अ थीम और सेंट्रल आइडिया. तो नरेटिव में बेसिकली कोई थीम या सेंट्रल आइडिया निकलना मुश्किल होता है बेसिकली. तो मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है नरेटिव्स में. देन सेकेंड पार्ट वी गेट इज डिस्क्रिप्टिव. राइट नाउ वी गेट द डिस्क्रिप्शन पार्ट, मीन्स जहां पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है. जैसे आप लोगों को जब सेशन आपका चल रहा होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलती हैं, काफी सारे चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाता है with that link, right? तो डिस्क्रिप्टिव का भी मतलब होता है दिस merely involves a detailed description of all things, मतलब सभी चीजों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है. मटीरियलिस्टिक एज वेल एज नॉन मटीरियलिस्टिक, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो या नॉन मटीरियलिस्टिक हो. दिस इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ वेरियस सेंसेस. हम बहुत सारे सेंसेस को यूज करके समझ के कि हाउ द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज फील्स, मतलब जो पैसेज में सब्जेक्ट है, जो इंडिविजुअल है, जो ऑथर है, वो कैसा फील कर रहे हैं. राइट वो कैसा फील कर रहे हैं. व्हाट ही कैन स्मेल, क्या उनको स्मेल आ रहा है, क्या उनको दिख रहा है. सी व्हाट दे कैन टेस्ट एंड हियर, और वो क्या सुन रहे हैं. सो बेसिकली द एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड मे हैव बीन पॉजिटिव और नेगेटिव. सो जो डिस्क्रिप्शन हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना. तो पॉजिटिव नेगेटिव ये साइमल्टेनियसली हो सकता है इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल, है ना. जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. राइट नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा जो थर्ड नंबर पे है दैट इज डायलॉग ओरिएंटेड. कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा होगा एग्जाम्स में, आप लोगों ने कई बार एग्जाम दिया होगा, और जो लोग फ्रेशर हैं वो ये जान लें कि डायलॉग ओरिएंटेड भी पैसेज पूछे जाते हैं. मींस दिस स्टाइल इज द वन where the content is more like a story. means जब पैसेज होता है, जैसे हमें स्टोरी बेस मिल जाता है, सो वी गेट आंसर्स इन वन लाइन, है ना. पैसेज हमने डायरेक्टली क्या किया, वन लाइन में ही उसको चूज कर लिया. बेसिकली तो डायलॉग ओरिएंटेड भी होते हैं जो हमें स्टोरी की तरह लगते हैं, एंड इंफॉर्मेशन उसमें कम होती है. सो दिस यूजुअली इंक्लूड्स कैरेक्टर्स दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर. सो बेसिकली उसमें ऐसे ही कैरेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाय अ कॉमन थ्रेड, मतलब एक धागे से जुड़े होते हैं, एंड कन्वर्स यूजिंग डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्टली कन्वर्सेशन जहां पे हो रहा होता है. सो दैट इज नोन एज डायलॉग ओरिएंटेड स्टाइल. राइट नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे आते हैं, और पैसेज बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव आपका टोन से भी रिलेटेड होता है, वो अभी आगे चल के हम बताएंगे कि दिस काइंड ऑफ कंपोजिशन इज द इजीएस्ट टू आइडेंटिफाई. आर्ग्यूमेंटेटिव होता है तो हमें पैसेज की स्टार्टिंग की 3-4 लाइंस पढ़ के ही समझ में आता है कि यहां पे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट की बात होने वाली है, एंड इट इन्वॉल्व्स द ऑथर टेकिंग अ पर्टिकुलर स्टैंड. और ये ऑथर को इस बात में इन्वॉल्व भी कर देता है, एक पर्टिकुलर स्टैंड लेने पे मजबूर कर देता है, एंड जस्टिफाइंग हिज ओपिनियन, क्योंकि आर्ग्यूमेंट है तो अपने ओपिनियन को तो जस्टिफाई करने पे फोकस करेगा ही करेगा थ्रू वेरियस इंस्टेंसेस, अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स को देकर के. सो एज सच ओनली वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट ईदर इन एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट इज शोन. तो बेसिकली पैसेज में होता क्या है, ऐसा पैसेज आपके सामने आएगा कि एक वन साइडेड आर्ग्यूमेंट दिखाई जाएगी, चाहे वो अग्रीमेंट वाली हो या डिसएग्रीमेंट, बेसिकली चाहे वो सहमति पे हो या असहमति पे हो. ठीक है, वही आपको वो पार्ट आपको पैसेज में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव. नेक्स्ट जो है जिसमें रिफ्लेक्शन आता है. सो दिस इज मच लाइक एन आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन, बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन की तरह ही है. हाउएवर इट प्रेजेंट्स बोथ द साइड्स. बस इसमें क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड को इसमें प्रेजेंट करता है. किसमें, रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब एक तरीके से ना परछाई, है ना. तो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों तरफ की, एंड इट्स टोन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल. और जब इस तरीके के पैसेज में आपसे टोन ऑफ द पैसेज पूछा जाता है तो वहां पे न्यूट्रल आ जाता है, क्योंकि बोथ साइड आर्ग्यूमेंट्स यहां पे शो होती हैं. राइट, सो टोन ऑफ द पैसेज उस केस में बन जाती है न्यूट्रल, या फिर ओनली स्लाइटली बायस्ड, कह सकते हैं वो बायस्ड है. राइट, सो इट इज अ वेल थॉट आउट पीस ऑफ वर्क, और ये कहीं ना कहीं वेल थॉट आउट पीस ऑफ वर्क होता है. ठीक है,
तो इसके बारे में यहां पे बोला गया। सो बेसिकली आई थिंक रिफ्लेक्टिव आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जब आप पैसेज पढ़े। देखो, जब हमें पता होता है ना कि किस तरीके के पैसेज हमें देखने को मिलते हैं, अब हमें टॉपिक पता है, हमें पता है कि आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं एडिटोरियल में, जैसे आप आर्टिकल पढ़ते हैं, बट हमें ये गेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, पता होता है बट वी डोंट नो द वर्ड्स। सो हियर यू आर गेटिंग ऑल द स्टाइल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज की बात कभी भूलेंगे नहीं, राइट? सो बेसिकली नेक्स्ट इज एनालिटिकल। इससे भी काफी बार पैसेजेस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, एक एनालिटिकल और एक क्रिटिकल, क्योंकि ये टोन्स में भी यूज होते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, इट इन्वॉल्व्स मैग्नीफाइंग ऑफ अ स्मॉल टॉपिक, मतलब किसी छोटे से टॉपिक के बारे में यहां पे डिस्कशन होता है, एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द सेम। टॉपिक वुड बी स्मॉल बट एनालिसिस विल बी इन डेप्थ। ठीक है, जो उसका एनालिसिस होगा वो बहुत ही गहराई का होगा। Amplification of points regarding the central topic is the key to identifying such a style। मतलब जो एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉइंट्स हैं, जो उसमें पॉइंट्स एम्पलीफाई किए जाते हैं, जो सेंट्रल टॉपिक, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो उसका की होता है, उसकी एक चाबी इन द सेंस कह सकते हैं कि आप इजीली उस स्टाइल को पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व क्या होता है, रीजंस होते हैं, लॉजिक होता है, एक प्रॉपर कंक्लूजन भी होता है। कई सारे पैसेज में आप देखते हैं ना कि कुछ रीजंस बताते हुए स्टार्ट हुआ, उसमें फिर उसके अपने लॉजिक्स दिए, एंड देन वी कम टू द प्रॉपर कंक्लूजन, करेक्ट? नेक्स्ट इज क्रिटिकल। क्रिटिकल से ही समझ में आया, जो क्रिटिक्स होते हैं, है ना, जो कंट्रोवर्सीज बेसिकली। सो दिस इज यूजुअली लाइक अ रिव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, मूवी, पीस ऑफ आर्ट एक्सेट्रा। तो पर्टिकुलरली किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं कि क्रिटिकल का मतलब होता है इट प्रिटेंड्स लाइक अ रिव्यू ऑफ अ कोई पॉपुलर बुक होगी, पॉपुलर मूवी होगी, पॉपुलर पीस ऑफ आर्ट होगी। सो इट पॉइंट्स आउट द एग्जैक्ट न्यूएंसेस दैट वर्क फॉर और अगेंस्ट। मतलब बेसिकली ये सिर्फ न्यूएंसेस जो क्रिएट होते हैं, जो गंदगी जिसे हम बोलते हैं, कंट्रोवर्सीज, सो दैट वर्क फॉर और अगेंस्ट। जब वो मतलब फॉर में भी हो सकती है, फेवर में भी हो सकती है, और अगेंस्ट में भी हो सकती है द ऑब्जेक्ट। इट इज एन ऑनेस्ट ओपिनियन गिवन बाय द ऑथर, और ये सबसे ऑनेस्ट ओपिनियन होता है जो ऑथर के थ्रू इन द पैसेज शो होता है, करेक्ट? सो बेसिकली क्रिटिकल टोन से आप सभी क्लियर अवेयर हो गए। सो दीज आर ऑल दी स्टाइल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और यू कैन से टोन। बेसिकली स्टाइल ऑफ राइटिंग इज द वे सम काइंड ऑफ ऑथर यूज लाइक अ टोन, राइट? ये टोन की तरह भी यूज हो सकता है। और जो आपका स्टाइल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये बेसिकली आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है कि क्या आइडिया हो सकता है ना, क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, क्या इसका टाइटल हो सकता है, तो इससे ही हम गेस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे, है ना। और यहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली बताई जाती हैं कि व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट ही इज एड्रेसिंग एंड हुम ही इज एड्रेसिंग। सो बेसिकली हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। सब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे कि जिसके बारे में बात की जा रही है, अब पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं विद अ पैसेज। एक शॉर्ट पैसेज है इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। आई गिव यू 1 minute टू रीड दिस पैसेज। मैंने एडिटोरियल की क्लास में ऑलरेडी आपको बताया था कि हाउ टू रीड द पैसेज इन फोकस करके आप आई कैचिंग करो उसको। टिप्स और ट्रिक्स आई हैव ऑलरेडी शेयर टू यू हाउ टू रीड द पैसेज इन अ फास्ट मैनर, कैसे जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे। So basically passage is related to SoftBank Vision Fund that has bought a stake worth at least 2.6 billion in Flipkart Limited। मतलब Flipkart Limited में इतने बिलियन 2.6 बिलियन के जो बिलियन डॉलर के जो शेयर्स थे वो यहां पे फंड किए गए हैं इन अ डील दैट प्रोवाइड्स अ पार्ट, एक डील में जो एक पार्ट प्रोवाइड करती है दैट एग्जिट to some of the e-commerce companies investors and it boosts the ability of India's largest internet firm to take an arc revival Amazon India। जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इन पे जो शेयर्स लग रहे हैं उसके बारे में यहां बात करें कि जो सॉफ्ट बैंक विजन फंड है जो वो फंडिंग कर रही है, सो उसके बारे में यहां पे डिस्कशन हुआ है। सॉफ्ट बैंक गिव अ पीस ऑफ इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप
फ्लिपकार्ट डिडंट डिस्क्लोज द अमाउंट, फ्लिपकार्ट ने अपना अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, बट सॉफ्ट बैंक है इन्वेस्टेड रफली $1.4 बिलियन डायरेक्टली इन फ्लिपकार्ट, यानी फ्लिपकार्ट में डायरेक्टली $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 3 पीपल फेमिलियर विद द मैटर, 3 लोग फेमिलियर हैं, सेड ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी मींस गेट टुगेदर, राइट। सॉफ्ट बैंक विल ऑल्सो बाय फ्लिपकार्ट शेयर्स, एंड सॉफ्ट बैंक क्या करेगी, फ्लिपकार्ट के शेयर्स भी खरीदेगी 1.2 to 1.4 बिलियन फ्रॉम टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, जो भी ग्लोबल मैनेजमेंट है, एसएल पार्टनर्स, आईडीजी वेंचर्स एंड फ्लिपकार्ट को फाउंडर्स। जो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर्स हैं कौन, सचिन एंड बिन्नी बंसल अमंग अदर्स, द पीपल साइटेड हैव सेड। देखो आर्टिकल में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रही हूं, बहुत ध्यान से पढ़ते भी चलना, तुरंत इसमें हम टाइटल पे आएंगे, ठीक है। और तब तक आप लोग गेस करिए कि व्हाट कैन बी द टाइटल। सो फ्लिपकार्ट्स लार्जेस्ट इन्वेस्टर टाइगर ग्लोबल, हुज रिप्रेजेंटेटिव, जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं, इज द कंपनीज सीईओ, कंपनी के सीईओ विल गेट अ मेजॉरिटी ऑफ 1.4 बिलियन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक। कितना पाएंगे सॉफ्ट बैंक से, 1.4 बिलियन। द पीपुल सेड, लोगों का ऐसा कहना है। फ्लिपकार्ट इज द ओनली लोकल स्टार्टअप, मतलब फ्लिपकार्ट एक लौता ऐसा लोकल स्टार्टअप है दैट इज सीन एज सीरियस कंपटीशन टू अमेजन, जिसको अमेजन का सबसे ज्यादा सीवियर कंपटीशन माना जा रहा है ओवर द लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय तक के लिए। सो विद इट्स फाइनेंसिंग राउंड इन अप्रैल एंड द लेटेस्ट सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट्स, फ्लिपकार्ट हैज सेटल्ड द डिबेट ओवर इट्स एबिलिटी टू टेक ऑन अमेजन। मतलब अब ये बात चल रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो अमेजन को टेक ओवर करने की भी बात हो रही है। इट्स प्रोस्पेक्ट्स has also lifted over the past 9 months as it has seen a resurgence in sales. Sales में कहीं ना कहीं एक रिन्यूअल देखा है, जैसे रिसर्जेंस का मतलब होता है फिर उठ के खड़ा होना। So it has seen a resurgence in sales. Sales में बढ़ोतरी देखी है, ठीक है। लास्टली बोला गया कि गोल्डमैन सैक्स सर्व्ड एज फाइनेंशियल एडवाइजर एंड खेतान एंड कंपनी एंड गंडरसन डेटमेटर सर्व्ड एज लीगल एडवाइजर्स टू फ्लिपकार्ट इन द सॉफ्ट बैंक डील। Citi served as financial advisor and AZB and partners served as legal advisor to the SoftBank Vision Fund. तो आप समझ रहे हैं बेसिकली द पैसेज इज बेस्ड ऑन फ्लिपकार्ट, जिसपे सॉफ्ट बैंक विजन फंड ने इन्वेस्ट किया है, एंड ये भी बात हो रही है कि फ्लिपकार्ट ने लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा ग्रोथ पाली है, एंड अब बात ये चल रही है कि अमेजन को टेक ओवर करने की, right? So basically the question has been asked that what can be the appropriate title for the above given passage. इस पैसेज के लिए क्या टाइटल हो सकता है, हमने आपको जिस्ट भी बता दिया। So basically A, SoftBank's real play between Snapdeal and Flipkart. B, Flipkart's big billion day. C, Flipkart's transformation into a pioneer. Or D, analyzing Flipkart's merger plans. And E, SoftBank's trial in Indian firms. So basically यहां पे बोला गया कि जो SoftBank का रियल प्ले है दैट इज बिटवीन स्नैपडील एंड फ्लिपकार्ट, तो ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं बोला गया, फ्लिपकार्ट और अमेजन को लेकर के जरूर बोला जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट्स बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है इनटू अ पायनियर, देन एनालाइजिंग फ्लिपकार्ट्स मर्जर प्लान, जो फ्लिपकार्ट के मर्जर प्लान है क्या उसको प्लानिंग को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। देन सॉफ्ट बैंक्स ट्रायल इन इंडियन फर्म्स, तो इंडियन फर्म्स के बारे में यहां पे कोई बात नहीं, बेसिकली फ्लिपकार्ट की ग्रोथ के बारे में बात हो रही है जिसपे सॉफ्ट बैंक विजन फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट कैन बी द टाइटल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलें। So basically the answer will be option number B, that is Flipkart's big billion day, because 1.4 million डॉलर उस पे इन्वेस्ट हुआ, फिर उससे जाकर के कहीं इसी के लगभग उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है। So that will be a Flipkart's big billion day. Got it? बहुत इजी था ना, टाइटल उसका पहचाना बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट पैसेज में हम बढ़ते हैं। 2 पैसेज हम आपके लिए लेकर के, बहुत इजी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन यानी दिवाली के बाद जो अगले दिन आपका आज का सेशन होगा, आज के बाद का सेशन, वो आपके लिए लेकर के आएंगे विद टोन ऑफ द पैसेज। तो फिलहाल नेक्स्ट पैसेज आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसको एक बार आप लोग पढ़िए, फिर आई विल रीड फॉर यू ऑल। यू ऑल हैव 1 मिनट, जस्ट रीड इट फास्ट सो दैट इसका टाइटल आपको पहचानना है। तो पढ़ते पढ़ते भी मे बी कई लोग पहचान लेंगे।
ओके, वेरी गुड। बेसिकली ये जो रीडिंग हम करते हैं ना, दैट इज द स्किमिंग ऑफ द पैसेज, उसे हम बोलते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है पैसेज को एकदम शॉर्ट वे में पढ़ना, राइट, स्किम कर देना, कम कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिया एंड सफर्ड अ न्यू ब्लो ऑन फ्राइडे। इंडिया को है जो है फ्राइडे को एक नया चीज से सफर करना पड़ा, न्यू ब्लो, एक नया झटका जैसे कह सकते लगा, व्हेन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज लीडिंग टेक्नोलॉजी, जो एक देश की जो लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनीज, सडनली रिजाइन, और उस कंपनी का क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अ सरप्राइज मूव ही एट्रीब्यूटेड, कहीं ना कहीं एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग मूव था जो उन्होंने लिया। अ कंटिन्यूअस ड्रम बीट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड नेगेटिविटी। देख रहे पैसेज कहां पे जा रहा है, एक कहीं ना कहीं अपसेटनेस की तरफ बढ़ रहा है। अभी जो स्टार्टिंग है, द डिपार्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव का डिपार्चर था विशाल सिक्का फ्रॉम इन्फोसिस, comes just months after a struggle at the top of the Tata Group. टाटा ग्रुप में काफी सारे स्ट्रगल के बाद वो इतनी ऊंचाई पे पहुंचा था। A powerful Indian conglomerate focused attention on a variety of problems, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस पर अटेंशन दिया। In the country's corporate governance and culture, दोनों में। That criticism came to a head on Friday, और इस तरीके का क्रिटिसिज्म कब आया, फ्राइडे को आया। When Mr. Sikka suddenly announced, जब मिस्टर सिक्का ने अचानक से अनाउंस किया कि he was resigning, और वो रिजाइन कर रहे हैं। In a letter published by Infosys, जो Infosys के द्वारा एक लेटर पब्लिश हुआ, He complained of a relentless string of attacks. उन्होंने ये कंप्लेन किया कि उनके पास बराबर उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, which he said were repeatedly proven false and baseless, जो कि वो बार बार उसको डिनाई कर रहे थे कि वो बेसलेस हैं, फॉल्स है मतलब फेक है, झूठ है। This continuous drumbeat of distractions and negativity over the last several months quarters inhibit our ability to make positive change and stay focused on value creation. अब देखो यहां पे भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से ये हुआ कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने रिजाइन कर दिया, उसमें कहीं ना कहीं अपसेटनेस की बात हो रही थी। फिर आगे चलते चलते पैसेज में क्रिटिसिज्म की भी बातें होने लगी। अब आगे देखते हैं और क्या बोला गया। वैल्यू क्रिएशन, ही रोट, ही केम टू द कंक्लूजन। अब देखो लास्ट में कंक्लूजन भी आ गया। अब भी हमने पढ़ा था स्टाइल्स ऑफ रीडिंग में कि जहां पे कंक्लूजन भी आता है, दैट इट इज इंडीड टाइम फॉर मी टू लीव। अब ये समय आ गया कि मैं जाऊं यहां से। इन दैट केस, उस केस में द कॉन्ग्लोमरेट्स पेट्रियार्क रतन टाटा जो हैं एंड इंडियन कॉर्पोरेट टाइटन क्लैश्ड विद हिज चूजन सक्सेसर, मतलब कहीं ना कहीं वो उनसे टकरा गए, जो उनके द्वारा चूज किए हुए सक्सेसर जो उनसे पहले थे, दैट इज साइरस मिस्ट्री। मिस्टर टाटा आउटस्टेड मिस्टर मिस्ट्री इन अक्टूबर, स्टार्टिंग अ नेस्टी पब्लिक बैटल। एक पब्लिकली बैटल होने लगी इन विच द कंपनी फाउंड itself defending against accusations of wrongdoing. Now this passage is also based on editorial. First of all I have to inform you all, ये editorial का ही आपका reading comprehension है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, right? The fight between the two, इन दोनों के बीच की जो फाइट थी, sides has rumbled on in recent months, which Indian media reporting that the Tata Group have moved to cut ties with companies controlled by Mr. Mistry. जो मिस्टर मिस्ट्री के द्वारा जिन भी कंपनी से टाई अप है, टाटा ग्रुप अब उन कंपनी के साथ कट ऑफ हो जाएगा, मूव हो जाएगा, उनके साथ किसी भी तरीके का क्या नहीं करेगा, टाइज नहीं रखेगा, किसी के साथ बंधा नहीं रहेगा या कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। सो बेसिकली हमने देखा कि एक अपसेटनेस से स्टार्ट हुआ, फिर क्रिटिसिज्म आ गया, कंट्रोवर्सीज आ गई, उसके बाद कंक्लूजन भी निकाला गया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आ गई। सो व्हाट कैन बी द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज? इसके लिए क्या टाइटल हो सकता है इस पैसेज के लिए? कैन यू गेस दैट विशाल सिक्का रेजिग्नेशन, भाई ये रेजिग्नेशन दिया उन्होंने। द बोर्ड्स इंटरफेरेंस एंड सिक्का रेजिग्नेशन, जो सिक्का ने रेजिग्नेशन किया, रिजाइन क्या, उसमें बोर्ड इंटरफेरेंस है। इंफोसिस चीफ क्विट्स आफ्टर बैटल, क्योंकि उनके स्ट्रगल की भी बात हुई। द फॉल ऑफ ग्रेट कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया, तो क्या कॉन्ग्लोमरेट, जो ग्रेट कॉन्ग्लोमरेट सिक्का थे, क्या उनका फॉल डाउन था भारत में? ऐसा कुछ भी नहीं, पहली लाइन लिखी हुई थी इसके उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर टाइटल की बात करें तो कैसा जा रहा है? डायलॉग ओरिएंटेड,
आर्ग्यूमेंटेटिव या क्रिटिकल। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पे टोटली जो बात करी जा रही है वो उनके रेजिग्नेशन की तो करी जा रही है, लेकिन उसके अलावा उनमें यह भी बताया कि आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल वो क्विट कर रहे हैं। सो इन्फोसिस चीफ क्विट्स आफ्टर बैटल विल बी द appropriate title for the above passage. So are you all getting कि हम कितना easily टाइटल को पहचान पा रहे हैं, just to get that idea कि पहले कंक्लूजन, पहले आपका उसमें अपसेटनेस दिखाई, फिर स्ट्रगल दिखाया, कंट्रोवर्सीज हुई, राइट, एंड एंड किया कंक्लूजन से। सो इजिली वी कैन गेट द टाइटल ऑफ द पैसेज। सो इसी तरीके से और भी चीजों को लेकर के हम जुड़ेंगे कल के सेशन में आपके साथ, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल द थीम ऑफ द पैसेज और हाउ टू रिकॉग्नाइज द टोन ऑफ द पैसेज, एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। सो जुड़ना मत भूलिएगा कल के सेशन में एट दिस टाइम ओनली 7:30 AM, एंड अगेन आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.